हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम विक्टोरियन प्रोज को कंटिन्यू करते हुए जॉन रस्किन और मैकुलो को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो विक्टोरियन प्रोज है उसके जो मेन फीचर्स है साथ साथ में थॉमस कार्ले को डिस्कस किया था। तो जॉन रस्किन को विक्टोरियन पीरियड के जो प्रोज राइटर्स हैं उनमें ही वॉज रैंक्ड सेकेंड टू या नेक्स्ट टू कार्ले, मतलब कार्ले के बाद में इनको रैंक दिया जाता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट तो कार्ले हैं, उनके बाद में जो इंपॉर्टेंट राइटर है प्रोज राइटर वो जॉन रस्किन को माना जाता है। उनकी लाइफ टाइम में जॉन रस्किन को भी कार्ले की तरह इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। वो बाद में जब उनके जो वर्क्स हैं उनको रिव्यू किया गया था तब जाके लोगों को समझ में आया कि जो ही वाज अ वेरी गुड प्रोज राइटर। और जितने भी प्रोज राइटर थे विक्टोरियन एज में उनमें सबसे मतलब डिटेल में या बहुत ज़्यादा जो उस टाइम की जो विक्टोरियन एज की जो कंडीशन थी या फिर उनमें जो डिफेक्ट्स थी कंटेम्प्रेरी लाइफ में उनको सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिनसली इन्होंने लिखा था, मतलब बहुत डिस्क्राइब करके या डिटेल में इन्होंने उस टाइम की जो डिफेक्ट्स थी उनको लिखा था या डिस्कस किया था। साथ साथ में जॉन रस्किन को आर्ट में और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने एक वर्क लिखा था मॉडर्न पेंटर्स, जो कि 1843 से 1860 में 5 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने जो टर्नर है, ही वॉज अ पेंटर, टर्नर को एक ग्रेट आर्टिस्ट के रूप में विंडिकेट किया था या फिर उनकी पुष्टि की थी, एस्टैब्लिश किया था। आर्ट और लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट होने के साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस आदमी भी थे और पायस नेचर के थे, इसलिए वो उन्हें लगता था ब्यूटी और रिलीजन एक ही चीज़ है। और साथ साथ में इसी चीज़ ने जब वो उन्होंने रिलीजन को पढ़ा और ब्यूटी को, उन दोनों को लिंक किया, तो उन्होंने जो सोसाइटी की जो एथिक्स है, सोशल एथिक्स को भी समझा और उसके बारे में काफ़ी वर्क लिखा था। नेक्स्ट है उन्होंने आर्किटेक्चर पे भी लिखा था। आर्किटेक्चर पे वो मानते थे कि जो सोसाइटी मोरली स्ट्रॉन्ग होगी या मोरली सुपीरियर होगी उसका आर्किटेक्चर उतना ही अच्छा होगा, या फिर ये कह सकते थे कि जिसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा, तो हम ये मान सकते हैं वो सोसाइटी वो मोरली काफ़ी सुपीरियर थी है। उनका वर्क है द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि 1849 में पब्लिश हुआ था, एंड द स्टोन ऑफ वेनिस, जो कि 1851 से लेके 1853 तक पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि ट्राई किया था प्रूव करने का कि जो आर्किटेक्चर, जो सोसाइटी सबसे अच्छा प्रोड्यूस करती है आर्किटेक्चर, वो मोरली बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है। 1860 में यानी कि 1816 में उन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था अनटू दिस लास्ट, जहाँ से उनमें जो लिखने के जो थीम्स या फिर जो सब्जेक्ट मेजर था उसमें काफ़ी चेंज आ गया था। इससे पहले उन्होंने रिलीजियस लिखी थी, आर्ट पे लिखे थे, आर्किटेक्चर पे लिखे थे, पर अब उन्होंने सोशल इश्यूज़ या फिर सोसाइटी में जो इल्स है, जो डिफेक्ट्स है, उन पे लिखना स्टार्ट कर दिया था। इस बुक में उन्होंने ये अनटू दिस लास्ट में उन्होंने प्रिविलेंस जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है या इकोनॉमी है या फिर उसके बारे में जो कंपटीशन चल रहा है सोसाइटी में, उसको काफ़ी कंडेम किया था या फिर उसके बारे में काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। नेक्स्ट जो उनकी जो बुक्स हैं वो है सीसम एंड लिलीज, जो 1865 में पब्लिश हुई थी, एंड द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ऑलिव, जो कि 1866 में पब्लिश हुई थी। उसमें एक सोशल इल्स को लिखने के जो एक ऐसे इंसान जो कि आर्ट और लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट रखता है, साथ में जो सोसाइटी के इल्स है उसको भी लाइमलाइट में लाने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे एक एजुकेटर के रूप में इस्टेब्लिश हो गए थे इन दोनों वर्क्स की वजह से, क्योंकि उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था, साथ साथ में उनमें जो इलस्ट्रेशन का स्किल था वो भी काफ़ी निखर के आया था इन दोनों वर्क्स में। उनका जो लास्ट वर्क था वो एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने लिखा था, जिसका नाम है प्रेरिटा। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो संस्मरण का एक कलेक्शन हुआ था। ये रस्किन एक अच्छे इंसान के साथ साथ में, अच्छे इंसान तो प्रूव हुए थे, साथ में एक खुद अपनी बुक्स की बजाय खुद एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग इंसान थे। मतलब एक इंसान उनकी बुक्स से जितना इंस्पायर नहीं हो सकता जितना कि उनसे मिल के या उनसे बातें करके इंस्पायर होते थे उस टाइम में। It was with this object that leaving the field of an art criticism, where he was the acknowledged leader, he begins to write of labor and justice. साथ में जो आर्ट क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने बताया था 1860 के बाद में उन्होंने लेबर और जस्टिस के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था अनटू दिस लास्ट के बाद में। उनसे पहले वो आर्ट को क्रिटिसाइज़ करते या आर्किटेक्चर को क्रिटिसाइज़ करते थे। Though as a stylist, he is one of the master of English prose. He is generally studied, known as a literary man.
but as an ethical teacher. And every line that he wrote bears the stamp of his sincerity. उनकी जो स्टाइल है इंग्लिश प्रोज वो उसके लिए तो वो मास्टर माने जाते थे, पर उनको एक एथिकल टीचर के रूप में ज़्यादा पढ़ा जाता है, या फिर जो उनकी जो हर एक लाइन लिखी गई थी, मतलब उन्होंने जो भी एक लाइन लिखी या जो भी कुछ वर्क लिखा उसको एज एथिकली टीचर के रूप में वो लोग पढ़ते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं सारे के सारे. He is both a great artist as well as a great ethical teacher. We admire him for his richly ornate style and for his message to humanity. वो एक ग्रेट आर्टिस्ट तो थी क्योंकि उनकी स्टाइल ही बहुत ही इम्बेलिश थी या ऑनेटेड थी, साथ साथ में वो ह्यूमैनिटी को मैसेज देते थे, यानी एथिकल मैसेज, वो एथिकल लेसन्स लोगों को पढ़ाते थे. मतलब उनके जो वर्क है उनमें से मोरल लेसन मिलते थे, मैसेजेस आते थे लोगों को. The prose of Ruskin has a rhythmic, melodious quality which makes it almost equal to poetry. और उनके जो प्रोज थे उनमें वो इतने मेलोडियस थे कि वो पोइट्री की तरह महसूस होते थे पढ़ने वालों को. Being highly sensitive to beauty in every form, he helps the reader to see and appreciate the beauty of the world around us. और क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे या फिर ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, तो जो उनके जो रीडर्स थे उनकी वो हेल्प करते थे या अपने वर्क के थ्रू उनको हेल्प मिलती थी कि वो अपने चारों तरफ की जो दुनिया है, जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, उसकी ब्यूटी को देखे और उसको समझे, उसको अप्रिसिएट करें. In his economics essays, he tried to mitigate the evils of the competitive society, to bring the employer and the employed together in mutual trust and helpfulness, to seek beauty, truth, goodness as the chief ends of life. और जो उनके इकोनॉमिक एसेस आए थे उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने कोशिश की थी, या फिर जो उसमें बुराइयाँ थी सोसाइटी में उनको कम करने की कोशिश की थी. साथ में जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो एक दूरी होती है उसको कम करने की कोशिश की थी, उनके बीच में ट्रस्ट लाने की कोशिश की थी. और जो कॉम्पिटिशन उस टाइम की जो कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में जो भी थी प्रॉब्लम्स थी बड़ी बड़ी, उनको थोड़ा सॉल्यूशन लाने की उन्होंने अपनी बुक्स के ज़रिए कोशिश की थी, या फिर कुछ सॉल्यूशंस बताए थे उनको कि ऐसे ऐसे हो सकते हैं. नेक्स्ट जो राइटर है, प्रोज राइटर, वो है थॉमस मैकुले, जिनका लाइफ स्पैन है 1800 to 1859. यदि मतलब ऐसा होता था कि कार्ले और जो रस्किन है आज के टाइम में उनको ग्रेट प्रोज राइटर्स माना जाता है विक्टोरियन एज के, और मैकुले को उनसे थोड़ा डाउन मतलब कम रैंक में माना जाता है. उनका जो लिटरेरी वर्क है उसको तो ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं किया जाता है, पर उनकी लाइफ टाइम में विक्टोरियन एज में कंटेम्प्रेरी टाइम में मैकुले को उन दोनों से ज़्यादा फेम मिली थी. ही वॉज ए विरासियस रीडर एंड ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग ही रेड. मतलब वो इतने ज़्यादा मतलब पढ़ाई करना उनको इतना ज़्यादा पसंद था, या फिर वो पढ़ाई करने के लिए भूख थी उनमें एक, कि उन्हें जो भी वो पढ़ते थे उनको वो याद रहता था. ये भी कहा जाता है कि उन्हें मतलब पैराडाइज लोस्ट की 12 बुक्स हैं, उनको ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइन बाई लाइन याद थी. तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले थे या बहुत ज़्यादा लिटरेरी पर्सन थे. और 25 इयर्स की एज में उन्होंने मिल्टन पे एक ऐसे लिखा था, मिल्टन इज़ पोइट, मैन एंड पॉलिटिशियन, जो जिसकी वजह से उन्हें एकदम हाथों हाथ या फिर इमीडिएट सक्सेस मिल गई थी. जैसे कि बायरन को चाइल्ड हेरोल्ड के लिए मिली थी, वैसे ही सक्सेस मैकुले को मिलती मिल्टन के बारे में जब उन्होंने ऐसे लिखा था उस पर. इसके अलावा उन्होंने बायोग्राफिकल वर्क्स भी लिखे थे, क्रिटिकल एसेज भी लिखे थे, और इन्हीं की वजह से उनको काफ़ी फेम मिली थी. साथ में उन्होंने हिस्टोरिकल एसे भी लिखा था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. और उनका जो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है, ये उनके सारे बाकी एसेज की बजाय या फिर उस टाइम की जो नॉवेल्स है पब्लिश हो रही उसकी बजाय भी इनकी जो सेल थी, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ये जो ऐसे था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और लोगों ने इसको ज़्यादा पढ़ाया था. मतलब नॉवेल्स की बजाय इसको ज़्यादा पढ़ना लोगों ने पसंद किया था. That power of imagination he possessed and exercised so delightfully that his history was at once purchased more eagerly than a poem of romance. मतलब उनकी जो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड उन्होंने जो ऐसे लिखा था वो बहुत ज़्यादा ईगरली लोगों ने परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया था. Macaulay was the representative of the popular sentiments and prejudices of the common Englishman of the first half of the 19th century. मतलब 19th century की फर्स्ट जो हाफ था उसमें जो लोगों के सेंटिमेंट्स थी, उनकी जो प्रेजुडिसेस थी, उनका रिप्रेजेंटेटिव था मैकुले. मतलब वो मैकुले ने अपने बुक्स में या फिर वर्क में उस टाइम के जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे, उनके प्रेजुडिसेस थे, उसको पोर्ट्रे किया था या प्रेजेंट किया था.
but his popularity was based mainly on the energy and capacity of his mind and the eloquence with which he enlivened whatever he wrote. पर उनकी जो पॉपुलरिटी थी वो थी उनकी एनर्जी, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो लिखते थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता था, और उनके जो विचारों की कैपेसिटी ऑफ माइंड, मतलब वो जो वर्ड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो उसकी वजह से वो और साथ में जो भी लिखते थे उनमें इतनी वाक्पटुता होती थी कि वो जो लिखते थे सबको ऐसा लगता कि जीवित बता रहे हर एक चीज़, मतलब उसमें जान डाल देते थे जो कुछ भी लिखते थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। By the resources and the quickness of his memory, by his wide learning, which was always at his command, he rose to the high rank as the exponent of the matter of history and as a critic of opinion. और अपनी क्विकनेस और मतलब मेमोरी, तीव्र याददाश्त की वजह से, और उनके जो रिसोर्सेज हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइड लर्निंग कर रखी थी, तो हर एक लर्निंग उनकी कमांड, मतलब हर एक फील्ड पे उनकी कमांड थी। इस वजह से चाहे वो हिस्ट्री और क्रिटिक्स जो भी ओपिनियन था उनका, इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे वो। द चीफ क्वालिटी विच मेक्स मैकुले डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर प्रोज राइटर्स ऑफ द पीरियड इज़ द वेराइटी एंड ब्रिलियंस ऑफ डिटेल्स इन हिज राइटिंग। क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, तो उनको हर एक फील्ड का नॉलेज था, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, और जो भी लिखते थे उसका एक डिटेल्ड राइटिंग लिखते थे, तो उसकी वजह से उनकी जो राइटिंग थी उसको लोग पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे। The only fault of his style is that at times it becomes too rhetoric and so the continuity of the narrative is sacrificed. तो उनमें सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट थी कि वो बहुत ज़्यादा रैशनल हो जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ में वो क्वेश्चन या तर्क प्रस्तुत करते थे, जिससे कि जो मेन जो चीज़ होती थी नैरेटिव की वो कहीं पीछे ही छूट जाती थी। Beside this weakness of style, Macaulay is now given a rank lower than that of Carlyle, Ruskin and Arnold on account of his lack of originality and depth as a thinker. वो बहुत ज़्यादा लर्नेड पर्सन थे, पर उनकी जो ओरिजिनलिटी थी या फिर उनकी जो थिंकिंग की डेप्थ थी वो उनमें नहीं थी। वो मतलब उनका जो भी लिखते थे वो सतही लिखते थे, उनमें गहराई नहीं थी उनके विचारों में, जैसे कि रस्किन में थी, कार्ले में थी, मैथ्यू आर्नोल्ड में थी। इसलिए इन तीनों के बाद में यानी लोअर रैंक दिया जाता है आज के टाइम में मैकुले को। ये अलग बात थी कि उस टाइम में उनको ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली थी, उनको ज़्यादा फेम मिली थी, पर अभी जब देखा जाए एज ए राइटर उनको, क्योंकि उनमें ओरिजिनलिटी नहीं है, वो सतही लिखते थे, मतलब सैलोनेस था उनमें और डेप्थ नहीं थी, इसलिए उनको लोअर रैंक दी जाती है इनके बाद। बट ऑन द होल ही स्टिल रिमेन्स एज वन ऑफ द मोस्ट इन्जॉयबल ऑफ ऑल विक्टोरियन प्रोज राइटर। पर फिर भी उनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल है और काफ़ी अच्छे राइटर्स में इनको इंक्लूड किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने दो प्रोज राइटर्स को डिस्कस किए थे, एक जॉन रस्किन और दूसरा है मैकुले। मैकुले को अपने यहाँ पे जो इंडिया में जो रिफॉर्म्स हुए थे या फिर एजुकेशन एक्ट आया था 1835 में, उसके जनक भी माने जाते हैं। यानी कि जो अपने इंडिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन स्टार्ट हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, उनका क्या बोलते हैं उसका जो परफॉर्मा या फिर जो भी बेसिस चीज़ें उन्होंने बनानी होती थी इन्होंने प्रेजेंट की थी। तो अपने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश एजुकेशन के जन्मदाता मैकुले को भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी रिफॉर्मेटिव वर्क किया था अपनी एजुकेशन सिस्टम में। तो जॉन रस्किन और मैकुले के बारे में आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथ्यू आर्नल्ड और जो लेटर विक्टोरियन पीरियड के प्रोज राइटर्स थे जैसे कि वॉल्टर स्कॉट, वॉल्टर पैटर है, इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।